अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेस्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए फ़ैट ट्रांसफ़र किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और फ़ैट ट्रांसफ़र के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। एंड कुछ पॉइंट्स हम ऐसे डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम फ़ैट ट्रांसफ़र को ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के साथ कंपेयर भी करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। फैट ट्रांसफ़र या फैट ग्राफ्टिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जो पिछले 5-6 सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और बहुत से लोग इसको बहुत सी जगहों पर यूज़ कर रहे हैं। सो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के ऊपर मेरी बहुत सी वीडियोस हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई लिंक देम राइट हियर एंड एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ फैट ट्रांसफ़र टू द ब्रेस्ट। इस प्रोसीजर के अंदर अगर आम लफ्ज़ों में बताया जाए तो ऐसी जगहों से हम फैट लेते हैं जहाँ पे आपको नहीं चाहिए होती है, जैसे कि आपकी लोअर बेली होती है, बेली की साइड्स का रीजन होता है, बैक होती है, आर्म्स होती हैं, थाई की साइड्स होती हैं, चाहे वो अंदर की साइड है या वो बाहर की साइड है। तो वहाँ पे कभी कभी ख़वातीन के अंदर एक्स्ट्रा फैट होती है जो कि वहाँ पे उनको अच्छी नहीं लग रही होती है। सो वहाँ से लेकर हम उसको ब्रेस्ट के अंदर डाल देते हैं सो दैट ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ किया जा सके। सो कुछ सालों पहले तक तो किसी को इस प्रोसीजर के बारे में पता भी नहीं था, बट नाउ पीपल आर मोर अवेयर ऑफ इट, और ये एक अच्छा प्रोसीजर होता है करने के लिए जिसकी वजह से ब्रेस्ट के साइज़ को एनहांस किया जा सकता है। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने की ये है कि कौन से लोग हैं जो कि इसके आइडियल कैंडिडेट्स हैं जिसके अंदर ये प्रोसीजर किया जा सकता है। सबसे पहले तो वो लोग हैं जो कि अपने ब्रेस्ट के साइज़ को एनहांस कराना चाहते हैं। फिर अगर आप एनहांसमेंट चाहते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर बाकी जगहों पर फैट होनी चाहिए है। ऐसा नहीं होता है कि एक बहुत ही थिन लीन सी लड़की है और वो ब्रेस्ट में फैट ट्रांसफ़र कराना चाह रही है और बॉडी के अंदर कहीं पे एक्स्ट्रा फैट अवेलेबल ही नहीं है, तो उसके अंदर ये प्रोसीजर नहीं हो सकता है। तीसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जिनकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं इससे, बिकॉज फैट ट्रांसफ़र से मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर एक सेशन किया जाए तो 1 कप साइज़ को इंक्रीज़ किया जा सकता है। अगर आप मॉडरेट सा साइज़ इंक्रीज़ कराना चाहते हैं, यानी कि आप नहीं चाहते हैं कि आपको 2 या 3 कप साइजेस इंक्रीज़ चाहिए, आप एक नेचुरल सा थोड़ा सा ऑगमेंटेशन चाह रहे होते हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा प्रोसीजर होता है। हाउएवर अगर आप चाहते हैं कि आपका कप साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो फैट ट्रांसफ़र ऐसा नहीं कर सकती है। फिर कुछ लोग होते हैं जिन्होंने प्रीवियसली ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया होता है और कुछ सालों के बाद उसका कोई कॉर्नर विजिबल हो जाता है और आप एक बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं कराना चाह रहे होते हैं कि आप ये सोचें कि आप ब्रेस्ट इम्प्लांट निकलवाएं और उसको दोबारा से डलवाएं सो दैट उसका वो जो एज विजिबल हो रहा है वो विजिबल ना हो। तो हम क्या करते हैं कि हम थोड़ी सी फैट लेकर उस एजेस के अराउंड डाल देते हैं ताकि वो मास्क हो जाए और उसके अंदर आपको एक बहुत बड़ा प्रोसीजर ना करना पड़े। फिर देयर आर सम वीमेन जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर की वजह से ब्रेस्ट का कुछ पोर्शन निकलवाया हुआ होता है और एक ब्रेस्ट का साइज़ दूसरी ब्रेस्ट से कंपैरेटिवली छोटा हो जाता है। इन पेशेंट्स के अंदर बहुत ही आइडियल प्रोसीजर होता है टू डू द फैट ट्रांसफ़र ताकि दोनों साइड्स की सिमेट्री को मेंटेन किया जा सके। फिर कभी कभी देयर आर विमेन जिनके अंदर नेचुरली ही दोनों ब्रेस्ट का साइज़ सेम नहीं होता है, तो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए टू मैच द ऑपोजिट साइड ब्रेस्ट फैट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एंड देन ऑब्वियसली देयर आर दोज पीपल जो कि इम्प्लांट्स नहीं कराना चाहते हैं, उनके अंदर भी हो सकता है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ब्रेस्ट सैगी नहीं होनी चाहिए है। सो सैगिंग कैसे देखी जाती है कि आप अपने आप को साइड से मिरर में देखें या आप एक पेन ले लें और आपकी ब्रेस्ट के नीचे जो फोल्ड बन रहा है आप उसके ऊपर उस पेन को रखें और आप फिर नोटिस करें कि आपका जो निपल है वो उस पेन से ऊपर है या उस फोल्ड से ऊपर है या उससे नीचे है। अगर तो उससे ऊपर है तो इट मीन्स कि आपकी सैगिंग नहीं है, लेकिन अगर आपका उससे नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है आपकी ब्रेस्ट सैगी है। सो अगर सैगी ब्रेस्ट के अंदर जितने मर्जी फिलर्स डाल लें, बिकॉज फैट इज ऑब्वियसली अ फिलर, तो वो उसको और सैगी कर देगी और वो उसको और लूज कर देगी, सो वो उसको लिफ्ट नहीं करेगी। सो अगैन दिस इज एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि आप ये सोचें कि ये उसको लिफ्ट भी कर सकती है। एंड देन देयर आर वुमेन जिन्होंने ब्रेस्ट फीड कराया है और उसके बाद उनकी ब्रेस्ट सैगी तो नहीं हुई है लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनका वॉल्यूम कम हो गया है, तो वो बहुत आइडियल कैंडिडेट्स होते हैं क्योंकि उनके अंदर लूज स्किन तो होती है और उसके अंदर बहुत ईजिली फैट ट्रांसफ़र किया जा सकता है जिससे एक यूथफुल अपीयरेंस मेंटेन हो जाती है, लेकिन क्योंकि स्किन सैगी नहीं होती है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। सो ये प्रोसीजर कौन करता है? ये प्रोसीजर प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं एंड इट इज़ डन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट इज़ इन वोग दीज डेज। सो इसको किया कैसे जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव अ कंसल्टेशन विद अ गुड प्लास्टिक सर्जन जो कि आपके साथ
प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं कि आपको फैट ट्रांसफर कराना चाहिए है या आपको इम्प्लांट कराना चाहिए है। और मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं आइडियल कैंडिडेट्स के, वो सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस करते हैं एंड देन दे कम अप विद अ प्लान। आपके कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं, वो कराए जाते हैं, आपकी फिटनेस ली जाती है और इसको मुकम्मल बेहोशी में किया जाता है बिकॉज देन इट गेट्स मोर कंफर्टेबल। इवन दो देयर आर पीपल जो कि इसको लोकल एनेस्थीसिया में भी करते हैं, लेकिन मैं इसको हमेशा जनरल एनेस्थीसिया में रिकमेंड करती हूँ। इस प्रोसीजर को करने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं और इस प्रोसीजर के 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप इज लाइपोसक्शन, बिकॉज हमने फैट आपकी बॉडी से लेनी होती है। सो लाइपोसक्शन उन एरियाज की जाती है जहां पे आपके पास एक्स्ट्रा फैट अवेलेबल होती है, और जब वो हम फैट ले लेते हैं एक साफ सुथरे कैनिस्टर के अंदर तो उसको हम क्लीन करते हैं और फिर हम सेकेंड स्टेप ऑफ दिस प्रोसीजर के तौर पर, जिसको हम इंजेक्शन कहते हैं या फैट ट्रांसफर कहते हैं, हम ब्रेस्ट के अंदर उस फैट को डालते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज लाइपोसक्शन एंड द सेकेंड स्टेप इज इंजेक्शन ऑफ द फैट इनटू द ब्रेस्ट। इसके जो इंसेशंस होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं एंड ब्रेस्ट के ऊपर जो इंसेशन आता है, या तो जो निपल एरियोला होता है जो कि डार्कर एरिया होता है आपके ब्रेस्ट का, वहाँ पर एक छोटा सा निक दिया जाता है 3 से 4 मिलीमीटर का और वहाँ से फैट को इंजेक्ट किया जाता है। या फिर जो आपकी ब्रेस्ट के नीचे फोल्ड होता है उसमें छोटा सा 3 से 4 मिलीमीटर का इंसेशन होता है जो कि बाद में बिल्कुल नज़र नहीं आता है। एंड सेम इज़ द केस विद द डोनर साइड के, जहाँ से आप लाइपोसक्शन कर रहे होते हैं वहाँ पे भी बहुत ही छोटे छोटे से कुछ इंसेशंस आते हैं जो कि बाद में नज़र नहीं आते हैं। सो ये एक स्कारलेस प्रोसीजर होता है। ये प्रोसीजर करने के बाद जहाँ से लाइपोसक्शन की होती है वहाँ पे आपको हम कंप्रेशन गारमेंट देते हैं जो कि आपको 4 से 6 हफ्ते पहनना होता है, और उसके बाद हम आपको कुछ देर के लिए रिकवरी में रख के घर भेज देते हैं, आपको एडमिट नहीं करते हैं। फिर आपके फॉलोअप्स होते हैं 3rd डे के ऊपर, 1 वीक के ऊपर एंड देन 3 वीक्स के ऊपर। पहले दिन ही मैं तो अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ कि आपने वॉक करनी स्टार्ट कर लेनी है, और 2 हफ्ते के बाद आप ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हैं, 3 हफ्ते के बाद आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इट्स टोटली फाइन टू डू दैट, लेकिन आपने इन लूप रहना होता है विद योर प्लास्टिक सर्जन ताकि वो आपको गाइड करते रहें कि आपकी रिकवरी किस तरीके से होगी। पेन के बारे में लोगों का कंसर्न होता है, तो पेन इसकी काफ़ी बेरेबल होती है क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर जनरली इतना ज़्यादा पेन नहीं होता है। सो जब हम फैट ट्रांसफ़र भी करते हैं तब भी इतना पेन नहीं होता है, लेकिन क्योंकि इसका एक स्टेप इज लाइपोसक्शन और लाइपोसक्शन पेनफुल होता है। सो जिन जगहों से लाइपोसक्शन की हुई है, मेन जो पेन होता है वो उन साइड्स पे होता है और वो तकरीबन 3 to 4 डेज़ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो जाता है एंड सोरनेस कैन रिमेन फॉर अबाउट 2 वीक्स। अब लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि तीसरे चौथे दिन अपने काम पर जा सकते हैं अनलेस उनका कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस किस्म का वर्क है या बहुत ज़्यादा उसको फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत है, तो फिर उनको 1 वीक तक रेस्ट करना चाहिए है, वरना आप अपनी ऑफिस जॉब पे 3rd, 4th या 5th डे तक वापस जा सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि इसके अंदर आपका एक सेशन के अंदर ऑलमोस्ट 1 कप साइज इंक्रीज हो जाता है। उससे ज़्यादा इंक्रीज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ब्रेस्ट के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट की जगह होती है और उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं कर सकते हैं। सो अगर बहुत ज़्यादा फिलिंग करेंगे तो फैट सेल्स कैन डाई एंड उसके बाद आपको वो फाइनल रिजल्ट, बेशक आपको इनिशियली ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया है, लेकिन उसमें से सारे फैट सेल्स सर्वाइव नहीं करते हैं। इनफैक्ट आई ऑलवेज डू ओवर फिलिंग, क्योंकि जिस वक्त वो सर्जरी की जाती है उस वक्त जो रिजल्ट आता है उसमें से तकरीबन 60 to 70% तक फैट सेल्स सर्वाइव करते हैं एंड द रेस्ट ऑफ देम दे गेट एब्जॉर्ब्ड। तो इस वजह से जो रिजल्ट उस वक्त आया है वो फाइनल रिजल्ट नहीं होता है। सो अगर आपको उससे भी ज़्यादा कप साइज को इंक्रीज करना है तो उसमें आफ्टर 3 to 4 months या 6 months हम दोबारा ये प्रोसीजर कर सकते हैं एंड इसके मोस्ट ऑफ द वुमेन में 1 से लेके 3 प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं और उसके बाद फिर आइडियल साइज अचीव किया जा सकता है। सो यहाँ पे ये ब्रेस्ट इम्प्लांट से इसलिए फ़र्क है क्योंकि ब्रेस्ट इम्प्लांट में अगर हम 300 सीसी का ब्रेस्ट इम्प्लांट डालते हैं तो वो अगले 10 सालों में भी 300 सीसी ही रहेगा और उसका एक ही प्रोसीजर होता है, उसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप फैट ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो समटाइम्स वो अनप्रडिक्टेबल होती है, हमें नहीं पता होता है कि कितनी फ़ैट सर्वाइव करेगी और कितनी नहीं करेगी। और दूसरी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता वो फ़ैट रिजॉल्व भी कर सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब एक जगह पर एक फ़ैट रह गई है यानी कि वहाँ पे उसने स्टे कर लिया है इन अ फ्यू मंथ्स, तो फिर वो आपके साथ काफ़ी लंबे अरसे तक रहती है, मतलब 5 years 10 years तक वो फैट आपके साथ रहती है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टू हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस विद द फैट ट्रांसफर कि आपको ये उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं देती है जिस तरह इम्प्लांट का होता है। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर तो आपको बहुत अच्छा कॉन्टूर एंड डेफिनेशन चाहिए है, आपको क्लीवेज चाहिए है या आपको अपर साइड पे ब्रेस्ट पे फुलनेस चाहिए है,
तो उसके लिए इम्प्लांट्स आर मच बेटर एज कम्पेयर टू द फैट ट्रांसफ़र। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना साइज़ इंक्रीज़ कराना चाह रहे हैं या आप ये चाहते हैं कि आप कोई इम्प्लांट ना यूज़ करें लेकिन आपके सिर्फ साइज़ इंक्रीज़ हो जाए जो कि बहुत नेचुरल लगे, क्योंकि ये फैट है और ये नेचुरल है, आपकी अपनी बॉडी से ली हुई है, तो ये साइज़ को डेफिनेटली इंक्रीज़ कर देता है। बट गिविंग अ वेरी वेल डिफाइंड क्लीवेज और गिविंग दैट अपर साइड फुलनेस, वो शायद फैट ट्रांसफ़र से उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती है जितनी के ब्रेस्ट इम्प्लांट से आती है। लोगों का एक ये भी कंसर्न होता है कि क्योंकि ये आपकी बॉडी के फैट है, तो अगर आप कल को वेट गेन करें या वेट लूज करें तो क्या इस फैट पर फ़र्क पड़ेगा? सो यस, डेफिनेटली इस फैट पर भी फ़र्क पड़ता है, बिकॉज आप ये समझ लें कि आपने बॉडी के एक एरिया से फैट ले ली है और आपने दूसरी जगह पर डाल दी है तो वो आपकी अपनी बॉडी की फैट। सो कल को अगर आप वेट गेन करेंगे तो वो ज़्यादा भी हो सकती है, आप वेट लूज करेंगे तो वो कम भी हो सकती है। सो ये चलता रहता है। सो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ टू मेंटेन योर आइडियल बॉडी वेट। उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस अगर ना आए तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। सो वंस यू हैव गॉट द फैट ट्रांसफर, तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए है कि आप अपने वेट को आइडियल साइड पर मेंटेन करें। फिर एक और क्वेश्चन ये होता है लोगों का कि क्या हम इम्प्लांट एंड फैट ट्रांसफर इकट्ठे करा सकते हैं? सो यस, अगर आपने इम्प्लांट कराया है एंड वही जो मैंने पहले बात की है कि उसका कोई एज विजिबल है, तो वहाँ पर भी फैट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। या आप इम्प्लांट कराने के बाद भी थोड़ा सा और एडिशनल साइज़ इंक्रीज़ चाह रहे हैं और आप मज़ीद एक लंबा प्रोसीजर करा के इम्प्लांट के साइज़ को चेंज नहीं कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी फैट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एंड दीज बोथ कैन बी डन टुगेदर वेरी सेफली। Another question that people have is कि क्या हम इसके बाद ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं? सो को बहुत ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन क्योंकि हम ग्लैंड को कुछ नहीं कर रहे होते हैं, हम जो भी फैट ट्रांसफ़र करते हैं वो हम स्किन के नीचे करते हैं, सो हम ग्लैंड को किसी भी तरह से ख़राब नहीं कर रहे होते हैं। सो मोस्ट वेमेन शुड बी एबल टू ब्रेस्ट फीड आफ्टर फैट ट्रांसफ़र। एक और क्वेश्चन ये है कि क्या इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का चांस ज़्यादा तो नहीं हो जाता है, या ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी को हो तो क्या उसका डायग्नोसिस डिले तो नहीं होता है? सो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर इज़ नो। ना ये ब्रेस्ट कैंसर के चांस को इंक्रीज़ करता है, स्टडीज़ के अंदर प्रॉपर्ली ये चीज़ें प्रूवन है कि ये इंक्रीज़ नहीं करता है चांस को, और ना ही ये डायग्नोसिस को डिले करता है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी सेफ ऑप्शन। स्पेसिफिकली आपका अपना टिश्यू होता है, सो इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। नाउ बिकॉज आई हैव सेड द वर्ड कॉम्प्लिकेशंस, तो इसके अंदर हम कुछ कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इज़ कि इसकी रिजॉर्प्शन का पता नहीं होता है। नॉट एग्जैक्टली अ कॉम्प्लिकेशन, लेकिन वही बात है कि आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, कितनी फैट रहेगी और कितनी एब्जॉर्ब हो जाएगी। देन अगर इसको अनसेफ हैंड्स में किया जाए या अगर कोई स्किल्ड नहीं है इसको करने में, तो समटाइम्स अनइक्वल फैट ट्रांसफ़र हो सकता है। ब्रेस्ट के टिश्यू के अंदर कोई फैट इंजेक्ट कर सकता है जिसकी वजह से इरेगुलरिटीज़ आ सकते हैं, ब्रेस्ट के अंदर सिस्ट बन सकती हैं, लम्प्स बन सकते हैं, आपका एस्थेटिक रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। वेरी रेयरली इसके अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है, बट द चांसेस आर वेरी वेरी लेस। जहाँ से लाइपोसक्शन की होती है, अगर वहाँ पे भी तरीके से लाइपोसक्शन ना की जाए तो वहाँ पे डेंट्स आ सकते हैं, वहाँ पे इरेगुलरिटीज़ आ सकती हैं जो कि बाद में पेशेंट को बॉदर कर सकती हैं। स्वेलिंग हो सकती है, अडीमा हो सकता है। यहाँ पे बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है कि इसके साथ हेमाटोमा यानी कि ब्लड का क्लॉट बन सकता है, जो कि आई हैव नेवर सीन इट, लेकिन इट इज़ अ नोन कॉम्प्लिकेशन कि अगर सही तरीके से ना किया जाए तो इसके अंदर वो ब्लड का क्लॉट भी बन सकता है। सो देयर आर अ फ्यू कॉम्प्लिकेशंस लाइक दिस। फिर निपल की सेंसेशन के बारे में होता है, बिकॉज जब ब्रेस्ट इम्प्लांट कराते हैं तो फॉर सम टाइम निपल की सेंसेशन कभी कभी कम हो जाती है, जो कि 100% टाइम्स वापस आ जाती है, लेकिन इसके अंदर ऑलमोस्ट इनिशियली भी ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स इट माइट हैपन, बट इट इज़ नॉट अ वेरी रेगुलर कॉम्प्लिकेशन दैट हैपन्स विद फैट ट्रांसफर। सो व्हाई गेट दिस डन ओवर द इम्प्लांट्स? इम्प्लांट्स के अंदर अपनी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि आफ्टर फ्यू ईयर्स या आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग आपको उसके साइज़ को चेंज कराना पड़ता है। देयर इज़ अ कॉम्प्लिकेशन नोन एज अ कैप्सूलर कंट्रैक्चर। वो एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती है जिसके अंदर ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हार्ड हो जाते हैं, उसके इर्द गिर्द एक शेल बन जाता है जो कि पेशेंट को बॉदर कर सकता है, और उसकी अपनी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। देयर इज़ अ थिंग नोन एज अ ब्रेस्ट इम्प्लांट इलनेस, जिसके बारे में मैं किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगी, तो वो सारी चीज़ें इससे अवॉइड हो जाती हैं। हाउएवर इसके नुकसानात, या आप ये समझ लें कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि आपको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं बिफोर दैट, कि वही बात है कि ये उतना ज़्यादा कॉन्टूर और उतने ज़्यादा शेप नहीं देता है, इट जस्ट इंक्रीजेज द ब्रेस्ट साइज। सो इफ़ यू आर समबडी हु इज़ लुकिंग ओनली टू इंक्रीज द साइज ऑफ इट, तो ये बहुत अच्छा प्रोसीजर है इफ़ यू हैव सम एक्स्ट्रा फैट इन योर बॉडी। हाउएवर अगर आपकी और एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि मैंने पहले डिस्कस की हैं, तो फिर ब्रेस्ट इम्प्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बट ये
एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है, बहुत सेफ प्रोसीजर है. इफ़ डन इन सेफ हैंड्स बहुत नेचुरल रिजल्ट्स देता है एंड दोज रिजल्ट्स स्टे विद यू फॉर so many years. So how to choose between these two procedures? The best way is to go visit a plastic surgeon and discuss all these options with them. वो आपको properly guide करेंगे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है. So if you want an appointment with me, my contact details are given in the description down below as well as right here. आप मुझसे contact कर सकते हैं, आप मुझसे appointment book कर सकते हैं. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो do consider subscribing and hit the notification bell and share with your friends and family. I will see you guys in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.